नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर 1 से रिलेटेड है और ये लेक्चर आपके इस चैप्टर का 7वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने का प्रथम मेथड जाने। कहने का मतलब है हम प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की प्रथम विधि का अध्ययन करें। ठीक है भाई, जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेशन या फिर चरों का पृथक्करण। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन को, एक डेफिनेशन इंपोर्टेंट जिसको समझ लेते हैं कि आखिर प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण क्या होते हैं। ठीक है भाई, कहने का मीनिंग है कि प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण होते क्या हैं, किस प्रकार से इनको परिभाषित किया जा सकता है, क्या इनका क्या रूप होता है, इनके पहचान के लिए हमें क्या चेक करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो इन सभी का अध्ययन हम इस डेफिनेशन में करेंगे और साथ के साथ एक मेथड का भी अध्ययन करेंगे इस लेक्चर के अंदर, जो कि कौन सा मेथड है आपका, चरों का पृथक्करण या फिर वेरिएबल ऑफ सेपरेशन। और साथ के साथ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें। तो देखिए, आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। ठीक है भाई, कहने मीनिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट कोटि। ठीक है, तो देखिए आपको अवकल समीकरण दी गई। ठीक ठीक भाई, एक अवकल समीकरण दी गई है जिसमें क्या है, जिसमें आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स दिया गया है। ठीक है, साथ के साथ आपको डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिया गया है और इस डिपेंडेंट वेरिएबल का इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या दिए गए हैं, डेरिवेटिव दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि आपको इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिए गए या फिर डेरिवेटिव दिए गए हैं। ठीक है, और इस अवकल समीकरण का रूप क्या है, इस अवकल समीकरण का रूप है f of x, y, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, डॉट 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 y एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये x तो क्या है, ये x तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये y क्या है, ये y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, x इंडिपेंडेंट है, y क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक, अब देखो इस अवकल समीकरण को मैंने इस अवकल समीकरण को मैंने इस रूप में लिख दिया। ठीक है भाई, इस अवकल समीकरण को मैंने इस रूप में लिख दिया m प्लस n dy अपॉन dx बराबर 0। ठीक है भाई, इस अवकल समीकरण को अगर मैं इस प्रकार के रूप में लिखता हूँ, कहने मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं इस रूप में लिख पाऊं जहां पर m और n क्या है, जहां पर m और n दोनों किसके फंक्शन है, दोनों x y के फलन या फिर अचर हो। ठीक है भाई, जहां m और n क्या है, दोनों x y के फलन हो या अचर हो। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, x और y के फंक्शन होने चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट होने चाहिए। कहने का मतलब है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप इस रूप में लिख सकते हो जहां पर m और n x y के फलन हो या फिर कांस्टेंट हो, तो इस प्रकार के अवकल समीकरण क्या कहलाती हैं, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक भाई, क्या कहलाती है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो देखिए ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई कि वे अवकल समीकरण जिनको m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां m और n एक्स वाई के फलन हो या कोई अचर हो, कौन से अवकल समीकरण कहलाते हैं, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक भाई, क्या कहलाती हैं, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो यह आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती होगी। डेफिनेशन लिखिए, वे अवकल समीकरण
वे अवकल समीकरण जिन्हें 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 m प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रूप में, जिन्हें m प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रूप में व्यक्त किया जा सके, जीरो रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां जहां m तथा n, जहां m तथा n दोनों, जहां m तथा n दोनों x तथा y के फलन हो, x तथा y के फलन हो, या अचर हो, या अचर हो। कहने मतलब है वे अवकल समीकरण जिन्हें m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां m और n क्या हो, दोनों x तथा y के फलन हो, और तथा ये क्या हो, अचर हो, तो ये क्या कहलाते हैं, तब ये अवकल समीकरण, तब ये अवकल समीकरण, तब ये अवकल समीकरण, तब ये अवकल समीकरण प्रथम कोटि, तब ये अवकल समीकरण प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के, तब ये अवकल समीकरण प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण कहलाते हैं। ठीक भाई, क्या कहलाते हैं, प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब उसके बाद है आपका मेथड वेरिएबल ऑफ सेपरेशन या फिर चरों का पृथक्करण। ठीक है, आपका फर्स्ट मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन का चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण या वेरिएबल ऑफ सेपरेशन। ठीक है, या वेरिएबल ऑफ सेपरेशन। देखिए चलो का पृथक्करण मेथड के अंदर कैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो इस मेथड के अंदर आपको करना क्या है, आपको प्रथम कोटि, एक बार ध्यान रखना, इस मेथड से सिर्फ कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो सकती है, सिर्फ प्रथम कोटि तक प्रथम घात की डिफरेंशियल इक्वेशन ही सोल्व हो सकते हैं। क्या है मतलब है, वे अवकल समीकरण जिनका रूप m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो टाइप का हो, और जहां m और n x y के फलन हो या कोई कांस्टेंट हो, तो उस टाइप की ही डिफरेंशियल इक्वेशन इस मेथड के द्वारा सोल्व की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। ठीक है, आपने प्रथम कोटि तक प्रथम घात की डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली है। ठीक है, आपने क्या ले ली, m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, जहां पर m और n क्या है, x y के फलन या फिर कोई कांस्टेंट है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इन डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी आपको सॉल्यूशन करना है, तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या होगा, आपको dx के साथ तो आपको क्या लेने हैं, जो आपका dx है उसके साथ आपको x के सभी कोएफिशिएंट्स लेने हैं, और dy के साथ आपको क्या करना है, y के सभी कोएफिशिएंट्स लेने। कहने मतलब है आपको x के कोएफिशिएंट, x के जितने भी कोएफिशिएंट उनको dx के साइड ले जाना है, और जितने y के कोएफिशिएंट उनको किसके साइड ले जाना है, dy के साइड ले जाना है। ठीक है, तो जब आप ऐसा करते हो तो आपको एक फंक्शन मिलता है f1x। ठीक है, एक फंक्शन f1x मिलता है, जो कि क्या, जो कि कोएफिशिएंट किसका होता है, जो कि कोएफिशिएंट होता है dx का। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली आपको एक फंक्शन मिलता है y का f2y, जो कि कोएफिशिएंट किसका होता है, dy का होता है। ठीक है, जो कि किसका कोएफिशिएंट होता है, जो कि कोएफिशिएंट होता है dy का। मतलब आपको करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको dx के साथ x के सारे कोएफिशिएंट्स लेने हैं, dy के साथ x के y के सारे कोएफिशिएंट्स। कहने मतलब है dx के साथ x का फलन लेना है और dy के साथ y का फलन लेना है। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं dx से भाग देता हूँ। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, dx से भाग दे दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा f1x प्लस f2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। ठीक है, f1x प्लस f2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। ठीक, अब देखिए
यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन किसके सापेक्ष किया मैंने, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, जो पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका मैंने किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा टर्म इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2y dy अपॉन dx। इसका क्या करना है, x के सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन होगा। और इस जीरो का जब इंटीग्रेशन करते हो तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा c के। ठीक है, अब देखते हो आप, इस dx से ये dx कैंसिल हो गया। ठीक है, इस dx से ये dx का कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यहाँ पे समाकलन किसके सापेक्ष करो, समाकलन कर रहे हो आप x के सापेक्ष। ठीक है, समाकलन आप x के सापेक्ष करो, तो यहाँ पे f2y dy क्या है, यहाँ पे f2y dy एक तरीके से कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, मतलब व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको इससे कैंसिल करते हो, कहने का मतलब है आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे 1 का यहाँ पे आप क्या करो, समाकलन सॉरी 1 का यहाँ पे पहले समाकलन कर रहे हो, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप कुछ भी कर लो आपको वही मिलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये dx से ये dx कोएफिशिएंट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे शेष क्या बचा, इंटीग्रेशन f2y dy। ठीक है, आप ये भी ना मानोगे इंटीग्रेशन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, आप तो सीधा ये मानिए कि हम इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को किससे इंटीग्रेट किया है, x से इंटीग्रेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे x से इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे dx आ गया, dx की टर्म आ गई, ये dx की टर्म इस dx की टर्म से कैंसिल हो गई। ठीक है, तो क्या बच गया, ये इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2y dy बराबर c। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि आपके प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण जिनको चरों के पृथक्करण विधि द्वारा सोल्व किया जा सके, उसका सॉल्यूशन। कहने मतलब है ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसमें चर पृथक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेथड कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ करना क्या है, dx के साथ x की टर्म लेनी है और dy के साथ आपको y की टर्म लेनी है, फिर इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो देखिए माना m प्लस n इंटू dy अपॉन dx बराबर 0। प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की, माना m प्लस n इंटू dy अपॉन dx बराबर 0, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण। ठीक है, आप देखो इस अवकल समीकरण को चरों के पृथक्करण विधि से हल करने के लिए, इस अवकल समीकरण को चरों के पृथक्करण विधि से हल करने के लिए, चरों के पृथक्करण विधि से हल करने के लिए हमें dx के साथ x के पद, dx के साथ x के पद तथा dy के साथ y के पद सम्मिलित करने हैं, dy के साथ y के पद व्यवस्थित करने हैं। ठीक भाई, क्या करने हैं, व्यवस्थित करने हैं। ठीक है, अब देखिए dx के साथ आपको करना क्या है, x के पद सम्मिलित करना, dy के साथ आपको y के पद व्यवस्थित करने हैं। अब आप जब ऐसा करते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, तब हमें एक अन्य रूप की अवकल समीकरण प्राप्त होती है, तब हमें एक अन्य रूप की अवकल समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, अवकल समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है भाई, क्या प्राप्त होती है, अन्य रूप की अवकल समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, जो निम्न है। ठीक है भाई, जो क्या है, निम्न। तो देखो कौन सी अवकल समीकरण आएगी, वो
देखिए कौन सी है वो, f1 x dx प्लस f2 y dy बराबर 0। ठीक है, अब dx के साथ आप क्या कर दो, इसको dx के साथ आप भाग दे दो, या फिर आप ऐसे करो, आप इसको डिवाइड अपॉन dx के रूप में लिखो। dy अपॉन dx के रूप में लिखने के पश्चात आप अगर इसको जब dy अपॉन dx के रूप में लिखते हो, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है माइनस f1x अपॉन f2x। ठीक है, अब इस f2x को फंक्शन को मल्टीप्लाई करो और इस फंक्शन को अगेन इस ओर लेकर आते हो, तो आपको क्या रूप मिलेगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रूप मिल जाएगा, जहां पर f1x क्या होगा, जहां पर f1x प्लस f2y dy अपॉन dx बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अभी सबको समीकरण का आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। समाकलन करने पर देखो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2y dy अपॉन dx इंटू dx बराबर c। ठीक है, 0 का समाकलन आपने क्या मानिए c, तो ये dx कैंसिल हो गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2y dy बराबर c। ठीक है, जो कि प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की, जो कि प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण का, घात की अवकल समीकरण का चर पृथक्करण की विधि से हल है। अवकल समीकरण का चर पृथक्करण की विधि से हल है। ठीक है, विधि से हल है, तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, मेथड कंप्लीट होता हुआ इस प्रकार से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। अब एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल में आप देखते हो एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कर तो किससे, चर पृथक्करण से, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, dx के साथ x की टर्म नहीं है और dy के साथ y की टर्म नहीं आ रही। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन या जिसका डेरिवेटिव किसी क्या हो, जिसका डेरिवेटिव इसके अंदर ही एग्जिस्ट हो। ठीक है, तो वो कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन है आपका x प्लस वाई। अगर इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करते हो या डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो, तो क्या आ रहा है, वो आ रहा है dx प्लस dy। ठीक है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि dx माइनस dy बराबर dx प्लस dy अपॉन x प्लस y। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आप ऐसे करो, यहाँ पे आप देखते हो कि x प्लस वाई का जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ एग्जिस्ट है, अंश में एग्जिस्ट है, क्या है, dx प्लस dy। ठीक है, तो इसको नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, माना x प्लस वाई बराबर क्या है t, माना x प्लस वाई बराबर क्या है t, तो dx प्लस dy बराबर क्या हो जाएगा dt। ठीक है, क्या हो जाएगा dx प्लस dy बराबर dt, और जब dx प्लस dy बराबर dt तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि dx माइनस dy बराबर dt अपॉन t। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अब आपको इसका क्या करना है, आपको समीकरण समाकलन करना है। ठीक है, तो देखो दोनों पक्षों का समाकलन करने का। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने का। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने का, तो समाकलन करो दोनों पक्षों का, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस c। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, dy का y। ठीक है, 1 अपॉन t का log t प्लस c। अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू रिप्लेस करनी है, क्योंकि आपको सोल्यूशन किसमें चाहिए, x और y में। ठीक है, तो t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x प्लस y। ठीक है, t की वैल्यू क्या है, x प्लस y, तो ये क्या हो गया, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
ये क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, एग्जांपल नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बराबर 0, ठीक है। अब की बार आपको क्या करना, अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से सोल्व करना है, चरों के पृथक्करण मेथड से सोल्व करना है। लेकिन ध्यान रखना, चरों के पृथक्करण मेथड से आप सोल्व तो करोगे, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि ये क्या इसमें चर पृथक हो सकते हैं नहीं है। अगर ये नहीं करना, या अगर चर पृथक नहीं हो रहे फिर भी आप उसको जबरदस्ती सोल्व किए जा रहे हो चरों के पृथक्करण मेथड से, तो आपका सोल्यूशन फाइंड आउट कभी नहीं होगा। आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर dx के साथ x की टर्म रखी जा सकती है और dy के साथ y की सभी टर्म्स रखी जा सकती है या नहीं, ठीक है। तो देखिए, आप देखते हैं यहाँ पे इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x, और इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, y, ठीक है। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x, और इससे क्या हो रहा है, y, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बराबर 0, ठीक है। अब क्या आप देख सकते हो कि इस टर्म को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ और इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर ले आऊँ, तो चरों का पृथक हो सकता है, पृथक्करण हो सकता है। यानी मतलब आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो, चरों का पृथक्करण मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो कि चरों के पृथक्करण विधि से, ठीक है, चरों के पृथक्करण विधि से, चरों के पृथक्करण विधि से, चरों के पृथक्करण विधि से आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस y dy बटा वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक। अब देखो आप यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो आप इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लो, t, इसको क्या मान लो, t, या फिर इसको p मान लो और इसको q मान लो, ठीक है। आप क्या करो, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो मान लो p, और इस वाई स्क्वायर प्लस 1 को मान लो q, ठीक है। अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आ रहा है 2x dx बराबर dp, और आपके पास क्या है सिर्फ ओनली, आपके पास ओनली x dx है। तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x dx की वैल्यू हो जाएगी dp/2। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उससे पहले आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का समाकलन करना पड़ेगा। कहने का मतलब है दोनों पक्षों को समाकलन करने का, ठीक है। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन x dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन y dy बटा वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप मान सकते हो कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, p के, और वाई स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, q के, ठीक है। देखो माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर p तथा वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर q। अब डिफरेंशिएशन करो तो यह हो जाएगा 2x dx बराबर dp और 2y dy बराबर dq। आप जानते हैं कि x dx बराबर क्या है, यहाँ पे x dx बराबर आएगा dp/2, ठीक है। इसी प्रकार y dy बराबर क्या आएगा, y dy बराबर आएगा dq/2, ठीक है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे में चेंज हो जाएगी, ये p और q में चेंज हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा dp/p इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू dq/2 dq/q प्लस बराबर c, ठीक है। जब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 का इंटीग्रेशन c आएगा। dp 1/t का समाकलन क्या होता है, t के रेस्पेक्ट में log, ठीक है। आप ऐसा करो, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2c किसमें चेंज हो जाएगा, नई कांस्टेंट में, उसको अगेन आप c मान लो, कोई c डैश मान लो, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा कि 1/p का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log p, 1/q का हो जाएगा log q, और ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c, जिसको हमने क्या मान लिया c डैश
मान्य, ठीक है। log p प्लस क्यू, log p प्लस log q क्या होता है, log n प्लस log m, log mn हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, log mn, log p2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा c का स्केल। और दोनों पक्षों का आप क्या ले लो, दोनों पक्षों का एंटी लॉग ले लो, जो क्या आ रहा है, दोनों पक्षों का प्रतिलघु बना के लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का प्रतिलघु बना के लेने पर। तो प्रतिलघु बना के लेने पर क्या आ रहा है, देखो पी क्यू बराबर ई की पावर सी डैश। पी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्यू की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर ई टू दी पावर सी डैश, ठीक है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो किस मेथड से, चरों के पृथक्करण विधि से। अब उसके बाद एक और एग्जांपल देखो, इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड देखो, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर a इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। अब आप देखते हो यहाँ पे क्या, अगर मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस टर्म इसके को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ चेंजेस होगा, ठीक है। देखो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। आप देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें y के टर्म्स को एक देख करता हूँ और dy अपॉन dx की टर्म्स को एक साइड में करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर बराबर a प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है y, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है y, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए वाई बराबर x प्लस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप देखते हो इस टर्म को मैं इधर ले आऊं और इस टर्म को मैं इधर ले आऊं, x dx के साथ जो x के टर्म उसको मैं इस साइड में ले आऊं और y के टर्म को इस dy के साथ ले आऊं, तो मैं कह सकता हूं चरों का पृथक्करण हो रहा है, चरों के पृथक्करण द्वारा इस अवरोध का सॉल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। तो देखिए चरों के पृथक्करण से, चरों की पृथक्करण विधि से, ठीक है। चरों की पृथक्करण विधि से देखो, चरों की पृथक्करण विधि से, ठीक है, चरों की पृथक्करण विधि से देखो, इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे लिख सकता हूं dx अपॉन एक्स प्लस ए, dx अपॉन एक्स प्लस ए बराबर dy अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई, ठीक है, dy अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है आपको यहाँ पे दो टर्म दी गई है, इसका मतलब है यहाँ पे आपको दो टर्म दी गई हैं, इन दो टर्म या फिर दो फैक्टर दिए गए हैं, तो इन दो फैक्टर को आप किसके द्वारा सोल्व करोगे, आप सोल्व करोगे आंशिक भिन्नों के द्वारा, ठीक भाई। कहने मतलब है आपको इसका समाकलन करना है, ठीक है। तो इस समाकलन को किससे सोल्व करना है, आंशिक भिन्नों से सोल्व करना है, ठीक है। किससे सोल्व करना है आपको, आंशिक भिन्नों से सोल्व करना है। देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करना है, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो क्या आता है, dx अप इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस ए बराबर इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई, ठीक है। अब आप देखते हो कि यहाँ पे आपको दो फैक्टर दिए गए, इन दो फैक्टर को आप किस प्रकार से देख सकते हो, कहने मतलब है इस समाकलन को किसके द्वारा सोल्व कर सकते हो, आंशिक भिन्नों के द्वारा। तो देखो आंशिक भिन्नों के द्वारा, आंशिक भिन्नों के द्वारा, आंशिक भिन्नों से आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई को आप क्या लिख सकते हो, ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वन माइनस ए वाई, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेते हो तो y इंटू वन वन से वाई आ जाएगा, जो कि कैंसिल किस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या शेष बचेगा, सिर्फ शेष बचेगा वन बराबर a इंटू वन माइनस ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये तो आ रहा है a प्लस बी माइनस ए इंटू वाई, ठीक है। अब दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करो, ठीक है, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करते हो तो आप देखते हो कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू और कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है 1
कैपिटल ए की वैल्यू 1 आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, b माइनस ए इंटू स्मॉल ए बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इस a की वैल्यू 1 रखो तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है स्मॉल e, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल ए, और b की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो तो ये आपका आ जाएगा सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस ए बराबर इंटीग्रेशन dy अपॉन y प्लस इंटीग्रेशन a dy अपॉन 1 माइनस ए वाई, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस ए का समाकलन क्या होता है, log x प्लस ए, 1 अपॉन y का log y, और जब इसका करोगे तो 1 माइनस ए वाई क्या होगा, log 1 माइनस ए वाई, लेकिन साथ में क्या है माइनस, यहाँ पे y किससे मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा log x प्लस ए बराबर log y माइनस log 1 माइनस ए वाई प्लस log c। अगर ऐसे नहीं होता तो आप ऐसे करो, 1 माइनस ए वाई को क्या करो, किसी वेरिएबल से रिप्लेस करो और फिर आप सोल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, समाकलन माइनस log 1 माइनस ए वाई, ठीक है। अब आप देखते हो log m प्लस n के अगर आप फॉर्मूले का कोडिंग लगाएं log m प्लस log n से तो log y प्लस log c कितना हो जाएगा, log c y, और log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log x प्लस a बराबर log c y अपॉन 1 माइनस ए वाई। दोनों पक्षों का एंटी लॉग लो, ठीक है। दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर क्या होता है, x प्लस ए किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सी वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई, ठीक है। दैट मीन्स x प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई बराबर सी वाई, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, और इस एक्सरसाइज में जो भी एग्जांपल्स हैं वो सब आप सोल्व कर लेना। अब एक्सरसाइज जो क्वेश्चन बचेंगे 10-12 के समथिंग क्वेश्चन, उनमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन आप सभी को ही सोल्व करने हैं। आज की क्लास यही कंप्लीट होती हुई, धन्यवाद।